जुड़े हुए अनुभवों को हमारे साथ साझा करें और साथ ही हमें बताएं कि यह कार्यक्रम किस प्रकार से हम सभी के लिए उपादेय हो सकेगा। स्वदेशी विज्ञान आंदोलन विज्ञान भारती के द्वारा इन व्याख्यान श्रृंखलाओं का क्या उद्देश्य है और आप हम सभी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, उन सभी को हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने का आपसे आग्रह एवं निवेदन है। मैं डॉक्टर डीपी भट्ट सर को निवेदन करता हूं कि वे अध्यक्ष उद्बोधन के लिए प्रस्तुत हों। डॉक्टर डीपी भट्ट सर। दोनों की आप नमस्कार, गुड इवनिंग। जी 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 नमस्कार। सर्वप्रथम मैं स्वदेशी साइंस मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम विज्ञान भारती दिल्ली के नाम से भी जानते हैं, की तरफ से परोक्ष रूप से जुड़े हुए आप सभी महानुभावों का, प्रतिभागियों का इस व्याख्यान श्रृंखला के चतुर्थ व्याख्यान में स्वागत करता हूं। हमारे लिए ये बड़ा हर्ष का विषय है कि डॉक्टर उमाशंकर जी ने इस कार्यक्रम में आने का हमारा न्योता स्वीकार किया। आपका श्रीमान बहुत बहुत अभिनंदन। विषय के संबंध में और जिस प्रकार आपकी कुछ क्वेरीज भी थी, क्योंकि मैं ज्यादा फोरम के बारे में विस्तार से नहीं जाऊंगा समय के अनुशासन को देखते हुए, लेकिन आपकी जो क्वेरीज थी और जो आपका सब्जेक्ट था उसी को लेते हुए थोड़ा बहुत अपनी बातों को रखने का प्रयास करूंगा। विषय के संबंध में ये एक अच्छा संयोग है। आज का दिन, जैसे आप लोग भी जानते होंगे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। उद्देश्य यही होता है कि वन्य जीवों की सुरक्षा तथा वनस्पतियों की जो लुप्त प्रजातियां हैं, जो गायब हो चुकी हैं, उनके प्रति लोगों को जागरूकता लाने के लिए इस दिन को जो है विश्व में मनाया जाता है। और जो विषय आज का है, क्लाइमेट चेंजेस इन इंडिया, क्यों, उसका जवाब आपके व्याख्यान के द्वारा मिलेगा। उसी को आगे लेते हुए मैं भी कुछ प्रश्न करूंगा। इन्वायरमेंटल चेंजेस, जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है व्यवस्था परिवर्तन की हम बातें करते हैं, पॉलिटिकली, नॉन पॉलिटिकली, सोशली, साइंटिफिकली। इन्वायरमेंटल चेंजेस क्यों, व्यवस्था परिवर्तन क्यों। आप जानते हैं हमारी जनसंख्या 1947 में 33 करोड़ थी और अभी 139 करोड़ पहुंच चुकी है, 4 गुना लगभग बढ़ चुकी है। गरीबी भी, जैसा डाटा बताया जाता है, 21 गुना बढ़ी है, लेकिन पिछले 10 साल में पॉवर्टी रेट इज क्लेम टू बी रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। लूट घूसखोरी में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। क्यों? मोर देन 55% जो खेती है हमारे देश में बारिश के बिना होती है। क्यों? जैसा डॉक्टर सिंह ने पूछा था, वो उसमें मैं आ रहा हूं कि क्या आप हिंदी में बोलेंगे या अंग्रेजी में बोल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए, जो हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव भी है और जिसको हमने पूरी तरह से निष्पादन या इम्प्लीमेंटेशन भी किया है पिछले 25 वर्षों में, ये अकेला मेरी जानकारी में साइंस फोरम है पूरे भारतवर्ष में, जिसमें हम लोग बाइलिंगुअल मोड में काम करते हैं, मतलब हिंदी में काम करते हैं और अंग्रेजी का बिना विरोध करे हुए। तो इसका मतलब इंग्लिश का प्रयोग हो सकता है और मैं स्वयं करता हूँ। और उतना ही नहीं, हमारा मल्टीलिंगुअल वे में भी अभी हमारी मैगजीन्स निकल रही हैं, जिसमें देश की और भाषाओं का भी समायोजन करने का हमने प्रयास किया है। तो भाषा के संबंध में क्योंकि हम विषय को प्रमुखता देते हैं और भाषा को लेकर जो है उसमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट। तो मैं स्वयं अंग्रेजी का प्रयोग करता हूँ बीच बीच में। 75% of Indian households don't have the access to drinking water. ये बहुत रिसेंट डाटा है। और close to 90% of our rural households have no access to piped water. इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को दिनों दिन कुछ न कुछ नए नए स्टेटमेंट्स, अच्छे स्टेटमेंट्स
देने पड़ते हैं। उस संदर्भ में भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए और उन्होंने दिए अपील टू ऑल इंडियंस टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन वाटर कंजर्वेशन and share the knowledge of traditional water conservation. That is the subject of Swadeshi Science Movement of India, which we have been taking care for several years in the country. But Prime Minister Saab cannot do anything. Only people like us, scientists, engineers, and bureaucrats, intellectuals, they have to carry forward the message. देश में लगभग 78 मिलियन आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहती है। क्यों? इस सब का संबंध जो है आज के सब्जेक्ट से है। गांव से उजड़कर शहर का पलायन, रोजगार नहीं है। क्यों? मारामारी बढ़ी है। आप छोड़िए मारामारी, सबसे बड़ी बात अब तो हम महामारी इतनी बढ़ चुकी है कि इन सब चीजों को जो मैंने अभी तक कहा था, महामारी ने सब चीजों को अपने अंदर समावेशित कर लिया है। एक ही शब्द में सारी चीजें खत्म हो सकती हैं। लुकिंग एट ऑल दीज इश्यूज, जैसा अभी आशुतोष जी ने कुछ स्लाइड्स भी दिखाई थी, इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर के भी हमको हल्का फुल्का रिकॉग्निशन मिला है पहले, उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। Looking at all these issues which have been just citing, Vigyan Bharati Delhi has been privileged to be part of the process of reaching the society regarding environmental hazards, consistent use of American architecture for housing, etc. On one hand, and on the other hand, जैसा Dr. Singh was very much concerned, we should talk about Chamoli incident or accident, whatever happened recently. I am going into that. Proud to be part of the last Uttarakhand national tragedy, rendering our little godly support to the villages victims of Guptakasi at that point of time. And now we are once again feel so sad, so distressed, so sorrowful to yet another cruel disaster in Chamoli recently. There is a good coincidence between what Dr. Singh is thinking inside and what I am speaking now. I hope it is going to be a great deliberation today. So really for this, let's all in togetherness today express our deep mourning to all those our own countrymen, women or children who paid price of their lives. Due to what? Due to an outcome of man-made deforestation, environmental degradation, and global warming. Further disappointing our utter neglect of fragile Himalayan region's ecosystem and the hazardous number of development projects on the Ganges, building dams, hydro projects, following a callous approach of a Babu, living hundreds of miles away in plains, has led to loss of innocent lives of locals who live in the hills in close proximity with the nature, adopting their tradition and pious beliefs. Let's, on this occasion today, therefore, resolve at least to further practice the path of sustainable living, sustainable consumption, and sustainable development. With these few words, as I said, we are really distressed. We don't want to talk about our achievements. This is not a day to talk about that when we talk about the human loss which has occurred, and it has a close relation to today's speech also. Let us for a while, maybe for a minute, just express our condolences or heartfelt, whatever I said, sorrowfulness to all those, our own people who died due to our own mistakes. Can we have a silence for about a minute? Then we can go further. Thank you.
ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए और आज के कार्यक्रम की भूमिका के बारे में बताने के लिए कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में इस जलवायु परिवर्तन के सिद्धांतों को एक इस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं और उसके लिए कार्य कर सकते हैं। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार के कार्यों की बहुत अधिक आवश्यकता है। जब हम कहते हैं, अथर्ववेद मंत्र कहता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, अर्थात जो ये भूमि है वह माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। तो यहाँ पर उस पुत्र का दायित्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। उस संतान का दायित्व उस माता के लिए बहुत अधिक बढ़ जाता है और उसे विचार करना होता है कि किस प्रकार से वह इस माता रूपी पृथ्वी के सभी तत्वों की न केवल रक्षा करना, अपितु उनको सहेज कर रखना और आने वाले पुत्रों, आने वाले संतानों तक उसको पहुँचाना, ये बहुत आवश्यक है। हमारा दायित्व यह बनता है कि हम न केवल उनका सही उपयोग करें, अपितु उसके साथ-साथ सही रूप में उसे आने वाले संतानों को भी हस्तांतरित करें। और इसीलिए यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यह बात कही गई है। अर्थात सर्वश्रेष्ठ कर्म यदि कुछ है तो वह यज्ञ ही है। क्योंकि यज्ञ स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए इंसानों को उत्पन्न नहीं करता, अपितु यज्ञ पर्यावरण के लिए, मानवीय हित के लिए, सर्व कल्याण के लिए, विश्व कल्याण की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए, रखते हुए और संपूर्ण लोगों के लिए, समस्त धरा के लिए वह कुछ ना कुछ देने की बात करते हैं। जब हम यज्ञ में एक आहुति देते हैं, तो वहां पर हम स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं। कई बार लोग जो होते हैं वो स्वाहा शब्द से आग में कुछ डालना ऐसा अर्थ स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में स्वाहा शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है सुआह, अर्थात शाबाश। हमने जब कुछ अच्छा काम किया तो हम अपनी पीठ थपथपाते हैं, अपने आप को शाबाशी देते हैं कि हाँ, आज हमने इस पृथ्वी के लिए ऐसा कुछ दिया। आज हमने जल के लिए यह आहुति दी। आज हमने इस पर्यावरण के संरक्षण के लिए इस तत्व को समर्पित किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से जलवायु और पर्यावरण हमारे संस्कारों में और संस्कृति में रचा बसा है। आज का यह व्याख्यान भी इन्हीं सब बिंदुओं को समेटने का प्रयास करने वाला होगा, ऐसा मेरा विचार है। आज के व्याख्यान और आज के हमारे मुख्य वक्ता जो कि सबसे बड़े आकर्षण के रूप में उपस्थित हुए हैं, मैं डॉक्टर उमा शंकर सिंह साहब का स्वागत भी करता हूं और आपको बहुत-बहुत आभार भी अभिव्यक्त करता हूं कि आपके माध्यम से इस जलवायु परिवर्तन को हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मैं कुछ परिचय थोड़ा-सा और आप सबके सम्मुख रखना चाहूँगा और उसके बाद में मैं डॉक्टर उमा शंकर सिंह साहब को आमंत्रित करूँगा। डॉक्टर उमा शंकर सिंह साहब डीएससी, पीसीसीएफ यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश में 3 दशकों से अधिक का आपका सेवा काल रहा है। प्रशासनिक सेवा में भारतीय वन सेवा अधिकारी के रूप में आपने सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, climate change and socio-economic management of the nation's natural resources, इन सभी विषयों को समेटते हुए उसके लिए एक नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ने का जो प्रयास किया, जो कार्य किया, वह आपसे जुड़े हुए अनेक लोगों के लिए एक नई प्रेरणा का स्रोत रहा होगा। आपके द्वारा शिवालिक फॉरेस्ट के लिए 1989 में मैनेजमेंट प्लान भी बनाया गया। आपकी विशेषज्ञता वन्य जीवन एवं जलवायु परिवर्तन में है और इसी उद्देश्य को लेकर शायद आपने जलवायु परिवर्तन विषय पर ही डीएससी रांची विश्वविद्यालय से की थी। तो आपका जो मुख्य उद्देश्य यह है कि हम एक ऐसे जलवायु के बारे में बात करें जो जलवायु यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक मानव और उसके साथ-साथ प्रत्येक प्राणी के लिए एक इस प्रकार का घर बन सके, एक इस प्रकार का आधार बन सके, एक इस प्रकार का स्थान बन सके जहाँ पर रहना हम सभी के लिए आसान हो, जहाँ पर रहना हम सभी के लिए प्रेरणा का कारण बने और जहाँ पर रहने वाला हर व्यक्ति अपने आप को धन्य माने
कि हाँ, हमें एक ऐसी पृथ्वी का संरक्षण प्राप्त है, जहाँ पर हम अपने जीवन को श्रेष्ठता के साथ जी रहे हैं। तो वास्तविक रूप में जब कहा जाता है कि माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या, तो डॉक्टर उमा शंकर सिंह सर जैसे ही लोग होते हैं, जो कि अपने पुत्रत्व का, अपने पुत्र के दायित्वों का निर्वाह श्रेष्ठता के साथ कर पाते हैं। तो मैं ऐसे ही एक श्रेष्ठ पुत्र को आमंत्रित करना चाहूँगा आज के व्याख्यान के लिए कि आप पधारें और इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया इस विषय पर हम सभी को उद्बोधित करें। डॉक्टर उमा शंकर सिंह साहब, स्वागत आपका। एक बार मैं बात शुरू करने के पहले आशुतोष जी आपसे कहना चाहूंगा कि आप इतने अच्छे वक्ता हैं कि मुझे याद आ रहा है पार्लियामेंट में एक बजट के ऊपर बहस हो रहा था, वाजपेयी साहब को बोलना था। वाजपेयी साहब ने बात शुरू की, समाप्त भी की। उसके बाद जो दूसरे वक्ता थे वो बैठ गए, खड़ा हुए। उन्होंने कहा कि वाजपेयी साहब के सामने उनके ओजस्वी भाषण के बाद तो मेरा कुछ बनता नहीं, और मैं वैसे भी उनके सामने सूरज के सामने एक दिए की तरह हूँ, तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। मैं अपने आप को उनसे समाहित करता हूँ और जो उन्होंने कहा मैं सहमत हूँ। तो आप इतने अच्छे वक्ता हैं कि मैं क्या बताऊं। मैं आज प्रशांत मिश्रा जी हमारे बैचमेट हैं, हम दोनों ने साथ बिताया, साथ पढ़े, और वो उस मुकाम को पहुंच गए जिसपे मुझे कभी कभी उनसे ईर्ष्या भी होती है। उन्होंने गुरुत्व का भार लिया, पढ़ाने का कार्य किया, और मैं उनको फॉलो करता हूँ। मुझे इस बात को कहने में कभी कोई संकोच नहीं होता है। प्रशांत जी मेरे आदर्श रहे, और आज आप सबों के सामने प्रशांत मिश्रा जी की वजह से ही मैं हूँ। मैं फॉरेस्ट में बोलना चाहता हूँ। प्रशांत मिश्रा जी ने कहा था कि क्लाइमेट चेंज पे कहना, मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे लगा कि आज वाइल्ड लाइफ के ऊपर एक विश्व आयोजन भी कर रहा है, फॉरेस्ट से उसका बड़ा जुड़ा हुआ संबंध भी है, तो मैं कुछ फॉरेस्ट पे बोलूंगा। और पर्यावरण तो इसके साथ जुड़ा हुआ ही है, जलवायु परिवर्तन तो जुड़ा हुआ ही है। आशुतोष जी, मैं आज जो बोलने वाला हूँ आप सबों से, मैं बहुत खुश होने के भाव से नहीं बोल रहा, क्योंकि मैंने फॉरेस्ट को बहुत करीब से देखा है, अंदर से देखा है। मैंने फॉरेस्ट को अनुभव किया है, जिया है, और आज जो भारतवर्ष में फॉरेस्ट का या वनों का जो स्टेटस है वो पीड़ादायक है। कैसे है वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। 1996 की बात है, सेंट्रल अफ्रीका में एक कंट्री था गैबोन, और उसके एक गांव था, वो गांव का नाम था मेबाउट। दो गांव एक ही नाम के थे, तो 1 और 2 के नाम से जाना जाता था। उसकी आबादी होगी 150 लोगों के आसपास की। तो जैसा होता है उस गांव में करीब 37 युवकों ने ये निर्णय लिया कि आज चलकर जंगल में, उसके आसपास का जंगल मिंकेबी जंगल कहा जाता है, मिंकेबी नेशनल पार्क। उसने कहा कि चल के आज कुछ शिकार करते हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि वाइल्ड लाइफ से कितना जंगल जुड़ा हुआ होता है। वो गए और एक चिंपैंजी को मारा, और मारने के बाद लाए, उसे पकाया, खाया, और जब दूसरे दिन उस 37 लोगों में 21 लोग बीमार पड़ गए, और तीसरे दिन करीब उस पे 99% लोगों की डेथ हो गई। यहां से जन्म होता है इबोला नाम का एक वायरस, और 2019 में हमने देखा वुहान के वेट मार्केट से जन्म होता है कोविड-19 का। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं
जो वायरस के रिजर्वॉयर होते हैं। और ये आपको और हमें मानना पड़ेगा कि हम जिस विश्व के जिस भाग में है, यहाँ पे रिसर्च की बहुत सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पे 0.65% ऑफ टोटल जीडीपी रिसर्च के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा हो, हम क्या रिसर्च करेंगे? तो हमारे पास ये भी पता नहीं है कि किस जानवर में कौन सा वायरस है खतरनाक हो। चमगादड़ को लोगों को एक कुछ वर्ग विशेष के लोग हैं जो खाते हैं, पसंद करते हैं, खाया, और वहां से कोविड-19, ये अभी रिसर्च का विषय है, लेकिन जो प्रारंभिक जांच होकर निकल के आ रहा है वो ये। एक लैंसेट में बहुत अच्छा रिसर्च आर्टिकल आया, उसमें उन लोगों ने ये देखा कि 1960 से 2004 के बीच में जितनी बीमारियां हुई हैं, वो बीमारी का जड़ क्या है, उसका स्रोत क्या है। तो आशुतोष जी, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि रफली मोर देन 60% उन बीमारियों का जो स्रोत था वो जंगली जानवर थे। और आज भी जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है, इसका वर्ल्ड मार्केट 23 यूएस बिलियन डॉलर का है। और ये सब कुछ बड़े बड़े लोगों के द्वारा होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। मैं लखनऊ में पोस्टेड था, उस समय जब रात्रि गश्त में कर रहा था, तो देखा कि 2 ट्रक पे 2 हाथी लाए जा रहे हैं, और उन हाथी का जो सूंड था, वो सूंड ट्रक के पीछे की तरफ था, और उनके पुट्ठों में 2 लोहे के सरिये घुसे हुए थे कि वो हाथी ट्रक से उतर न जाए। जब मैंने पकड़ा, तो जो ट्रक ड्राइवर के साथ जो बैठा हुआ आदमी था, वो इतना पावरफुल था, वो हमारे तत्कालीन फॉरेस्ट मिनिस्टर का, जो मेरा मिनिस्टर है, उसका सगा भाई था। तो मैं यंग था, मैंने मारा पीटा उसको, और नेचुरली तफ्तीश करनी पड़ती है। फिर वो बताना शुरू किया कि इस हाथी को यहां से मैं राजस्थान ले जाऊंगा, राजस्थान में इसे मारेंगे, हाथी के बोन्स को वो बोन मील बनाएंगे, और फिर पाकिस्तान के माध्यम से वो चाइना चला जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये, और वहां पे हाथी के हड्डियों से जो बोन मील बनता है, वो लोगों का, चाइनीज का विश्वास है कि उससे उनका पुरुषत्व थोड़ा ज्यादा बढ़ के आता है। उसके बाद जो हुआ वो तो अलग बात है। मंत्री जी ने मुझे इतनी प्रताड़ना दी कि मुझे कभी कभी लगने लगा कि नौकरी भी इस तरह की होती है क्या, लेकिन मैं झुका नहीं। इंडिया इज अ वंडरफुल कंट्री, given an option, and I being a very stout Hindu, I would like to take rebirth in this country only. और मुझे अभी ये भी एहसास हो रहा है कि एक जीवन काल कार्य करने के लिए बहुत कम होता है। 2.5% ग्लोबल लैंड से 18% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है ये कंट्री, और हमारे पास रफली 11.8% फ्लोरा है, और उसमें 32% एंडेमिक है। मतलब जो यही का है, अगर ये समाप्त हो गए तो समाप्त हो गए, जो कि अब समाप्त हो रहे हैं। तो भट्ट साहब जैसा भी बता रहे थे कि हम फॉरेस्ट्री पे क्या करें। हिमालयस पे मैंने काम किया, मेरी पोस्टिंग रही। अभी मैं चमोली को जब देख रहा था, तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि चमोली अभी कुछ नहीं है। चमोली इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। पूरे उत्तरांचल में
जो ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो ग्लेशियर्स मेल्ट करने के बाद वैसे करीब 487 लेक्स बने पड़े हैं। और वो लेक्स बड़े फ्रेजाइल है, उसमें 13 तो ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी वक्त फट सकता है। 1944 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ग्लेशियर्स पे काम करना शुरू किया। मुझे दुख इस बात का नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि 213 की घटना के बावजूद भी हमने कोई लेसन नहीं लिया। 213 में चोराबारी लेक जब फटा और उससे केदारनाथ में जो विभीषिका या जो जो प्रलय आया, अभी 3 दिन पहले की बात है, एक डॉक्टर नैनवाल है जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी में ग्लेशियर्स पे काम करते हैं, मैंने उनसे बात की और उन्होंने ये बताया कि कुछ मेडिकल टीम, कुछ डॉक्टर भट्ट की तरह समाज सेवी लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं, उन्होंने ये खबर दी कि ये लेक पुनः लबालब भर गया है। मतलब अगर ये लेक दोबारा फटता है तो केदारनाथ का फिर वही सिनेरियो रिपीट होने वाला है। फिर भी कुमाऊं में जो उसके स्लोप्स हैं बड़े स्टीप हैं। आप सोचिए, करीब ज्यादा भयावह स्थिति तो सिक्किम में होने वाली ग्लेशियर लेक्स है। अगर वो जाएगा तो पूरे के पूरे पॉपुलेशन को लेके जाएगा। हम इसकी भी बात छोड़ दें, जो एवरेस्ट के ऊपर के आसपास वाले क्षेत्र में ग्लेशियर लेक्स बने हुए जिसे मोरेन कहते हैं, और पर एनम उस ग्लेशियर लेक का जो विस्तार हो रहा है वो 0.84 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से रेट से है। और पर डे उसमें जो वाटर एनहांस कर रहा है, जो बढ़ रहा है, वो 97 फीट है। हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या होगा। आईपीसीसी ने इस पर कहा है कि अगर वो कभी फट गया तो नेपाल या इंडिया के आसपास के जितने लोग रह रहे हैं, उनके खेत, गांव का तो क्या होगा पता नहीं, आबादी का क्या होगा वो तो पता नहीं, क्योंकि जो भी चपेट में आएगा अवश्यंभावी है। खेतों के ऊपर करीब 15 फीट के आसपास का मलबा जमा होगा। इसका मतलब हमारा और आपका एग्रीकल्चर भी साफ चल रहा है। और हमने अभी भी इस पर काम करना शुरू नहीं किया है, सीरियसली काम नहीं करना शुरू किया। इंडिया is very lucky to be in one of the 17 biomega diversity, but we have 4 hotspots also. Himalayas is one of the hotspots. Western Ghat is another hotspot. Then Sundaland and Indo-Burmese region. समय कम है, लेकिन मैं 2 पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, लाइव एग्जांपल्स बताऊंगा कि कैसे हम क्लाइमेट को खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे और जानबूझकर कर रहे हैं। मैं भट्ट साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि अब हमें जरूरत है, अब हमारी रिवाइवल की तो कहीं पे बात ही नहीं बनती सर। हम तो, हमारे सर्वाइवल का प्रश्न आ गया। अब मैं बताता हूं कैसे। कुछ एग्जांपल्स मैं, एक अरुणाचल प्रदेश में हमारा 2 प्रोजेक्ट आ रहा है और वो दिबांग वैली एक दिल्ली में प्रोजेक्ट आ रहा है। वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ला रही है। तो मैं आपको एक रोक रहा हूँ सर। डॉक्टर विनय कुमार जी का माइक जो है वो म्यूट कर लें आप अपना माइक। डॉक्टर विनय कुमार जी, हाँ धन्यवाद सर, धन्यवाद, बिल्कुल सर, धन्यवाद। आप शुरू करें सर प्लीज। तो दिबांग वैली में 2 इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आ रहा है, वो 2 नदियों पे आ रहा है।
एक तो टैंगोन रिवर है, दूसरा ड्राई रिवर है। और टैंगोन रिवर को जो फीड करता है ग्लेशियर्स, उनकी संख्या करीब आसपास 300 के आसपास है। और टैंगोन पे जो वो डैम बना रहे हैं उसकी हाइट 80 मीटर है, और ड्राई रिवर पे जो बना रहे हैं उसकी हाइट 101 मीटर है। मेरे समझ में ये नहीं आता, जब दुनिया अब छोटे डैम्स की तरफ शिफ्ट कर रहा है, हम बड़े डैम्स पे क्यों जा रहे हैं? और अरुणाचल प्रदेश और जिंदल मिलकर बना रहे हैं। अभी आगे मैं बताता हूं कहां पे हम गलती कर रहे हैं और अपने नहीं रहे। इसमें 2,70,000 पेड़ काटे जाएंगे, और उस दिबांग वैली का जो स्लोप है वो रफली 55 टू 60 डिग्री पे है, मतलब बहुत स्टीप स्लोप। वो जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है और वर्जिन फॉरेस्ट है। ऐसे फॉरेस्ट जो हाई एंडेड फॉरेस्ट कहलाते हैं, जो सीड से बहुत बहुत वर्षों पहले पैदा हुए होंगे, खुद हुए होंगे, नेचुरल रिजनरेशन रहा होगा, हमने प्लांटेशन नहीं किया उसको। और इस पूरे प्रोजेक्ट में 265 ट्राइबल फैमिली है जिनको कि हम डिस्प्लेस कर हटा रहे हैं। फैमिली जब हटता है तो उसका ट्रेडिशन जाता है, उसकी आजीविका जाती है, उसका खाना जाता है, उसका रहना जाता है, सब कुछ चला जाता है। लेकिन हम को कोई उसकी चिंता नहीं है। नॉर्वे एक कंट्री है जो कि 43 टाइम्स बिगर देन दिबांग वैली, 43 टाइम्स बिगर देन दिबांग वैली, और उसपे 283 टाइप्स ऑफ बर्ड्स मिलते हैं। जब मैंने दिबांग वैली के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट से बात, हमने कहा तो बताओ कि पेड़ जो 2,70,000 कट रहे हैं, उस पेड़ की गिनती की कि नहीं आपने? तो बोला नहीं सर, हमने गिनती नहीं किया, हमने उसका रैंडम सैंपलिंग किया। जो टोटल एरिया इसमें लैंड ट्रांसफर पे जा रहा है फॉरेस्ट का, वो 1100 से ज्यादा, 1100 हेक्टेयर से ज्यादा जा रहा है। मतलब आपने ट्रीज के एन्यूमरेशंस नहीं किए, बायोडाइवर्सिटी क्या एग्जिस्ट कर रहा है उस पर आपने कोई रिसर्च नहीं किया, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं किया। लेकिन आप तैयार बैठे हुए कि ले लो, आप यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना लो। और देखिए, अनुमोदन अप्रूव करने के पहले वो लिखते भी हैं कि ये फॉरेस्ट को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। उसके इस दिबांग वैली में जो वाइल्ड लाइफ जो नेशनल पार्क है वो 12 किलोमीटर दूर है सिर्फ, और वाइल्ड लाइफ को आने जाने के लिए ये कॉरिडोर के रूप में काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वाइल्ड लाइफ को एक पॉकेट में कन्फाइन कर दिया, उसका जेनेटिक पोल्यूशन होगा। जब मैं दुधवा नेशनल पार्क का डायरेक्टर था, यहाँ पे राइनोस आसाम से एक पेड़ लाया, आज उनको उनकी संख्या बढ़ के 32 हो गई। एक साल में एक झटके में 5 मर गए। कारण यह है कि जेनेटिक पॉल्यूशन होता है, ब्रीडिंग होती है, मदर फादर सिस्टर ब्रदर सिस्टर फादर, जो आप जेनेटिकली जो बीमारी है आप कैरी करते हो। तो आपने कॉरिडोर इसका खत्म करके वाइल्ड लाइफ को आपने कन्फाइन कर दिया एक एरिया में कि अब तुम यहाँ पे रहो, तुम इसके आगे नहीं जा सकते। उस पे डिस्टिंक्ट एशियन टाइगर्स है, 75 अदर मैमल्स है, एंड मोर देन 350 टाइप्स ऑफ बर्ड्स है। और सर एक बर्ड तो ऐसा है जो कि वो वहीं का है, उसको रिफस। तो हम कह रहे हैं कि इसकी जरूरत क्या है?
हम आपको ये बता दें कि वहां पे 33 बार अर्थक्वेक्स आ चुके हैं। अगर कोई एक आदमी समझने वाला है, अगर कोई हो डिसीजन लेने वाला, तो कोई उससे पूछे कि भाई अगर आप देखो तो यहाँ पे ग्लेशियर आपका स्विंग कर रहा है, रिपोर्ट आ रही है कि 2000 बाय द टर्न ऑफ 2050 उसमें पानी नहीं रहने वाला, इस ड्राई एंड टैंगन रिवर में कोई पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाओगे। इस एरिया में 33 अर्थक्वेक्स पहले आ चुके हैं, 7 साल पहले, विद इन स्पैन ऑफ 7 years। इसमें आप जो एनिमल्स को काटो, जो फॉरेस्ट को हटाओगे, वो वाइल्ड लाइफ कहीं जाएगा तो 99.9% संभावना है कि वो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग में चला जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल गिरोह इस पे काम करते रहते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे वेट मार्केट्स हैं, वहां चला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में चला जाएगा। और हम क्या 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 लूज करेंगे हम ये समझ नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी हमने कह रखा कि नहीं भाई करो, करना पड़ेगा। अभी 2 डैम्स बनेंगे, 2 डैम्स बनने के दिन अभी आपका खत्म हो जाएगा। अभी क्या हुआ, जब ये बजट सेशन आया तो उसमें एक पार्लियामेंट क्वेश्चन राजीव प्रताप रूडी साहब ने किया, वो मेंबर पार्लियामेंट है, बिहार से। उन्होंने पूछा कि 2014 से 19 के बीच में कितने पेड़ काटे गए। गवर्नमेंट जवाब देती है कि 1,09,50,000 या 65,000 पेड़ 14 से 19 के बीच में काटे गए। अगर फॉरेस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो पुराने ओल्ड नेटिव फॉरेस्ट हैं, उस नेटिव फॉरेस्ट का एक अपना इकोसिस्टम होता है, आप सभी जानते हैं, आप सभी वैज्ञानिक लोग, वो किसी भी उस फॉरेस्ट को एक दिन में रिजेनरेट नहीं कर सकते। आज यूपी में या किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में वो कहते हैं प्लांटेशन ड्राइव करो, 25 करोड़ पौधे एक दिन में, 20 करोड़ पौधे एक दिन में, कुछ नहीं होने वाला है। जहां आपका मोर्टेलिटी रेट 18% है प्लांटेशन का, आप 25 करोड़ लगाओगे 18% पे, ले आओ उसको, आप देख लीजिए क्या होता है। जहां पे वाटर नहीं है आपको पीने के लिए, 70% जो अभी नीति आयोग का वाटर का जो रिपोर्ट आया था बताता है कि 70% जो वाटर इंडिया का है वो कॉन्टामिनेटेड है। हर साल 2 लाख लोग मर रहे हैं ये कॉन्टामिनेटेड वाटर पी के। आपके पास पीने को पानी नहीं, पटाओ आप पौधे को क्या पानी दो। तो अब आप सोचिए कि अगर पर हेक्टेयर ये मानकर चलते हैं कि वेल स्टॉक्ड फॉरेस्ट में 253 की पौधे ट्रीज होने चाहिए, तब आपका जो डेंसिटी है वो डेंसिटी 7-8 के आसपास रहता है, 0.7-0.8 के आसपास। अगर आप उसको इन टर्म्स ऑफ हेक्टेयर्स आप ले लें तो 72,000 हेक्टेयर के आसपास हमने फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट कर दिया, काट दिया। और ये सब कब हो रहा है? जब हम लॉकडाउन में हैं सर, ये अभी नहीं हुआ है। ये 2019 के मार्च से लेकर जब लॉकडाउन में कंट्री रहा है, और सॉरी 19 कहते हैं 20 में, और 20 के दिसंबर तक हुआ है, जिससे प्रेस में बातें ना आए। आसाम में एक एलिफेंट रिजर्व है जिसका नाम है देहिंग पटकाई, दो रिवर्स है, देहिंग और पटकाई, उस पे नाम रखा हुआ है उस एलिफेंट रिजर्व का। उस एलिफेंट रिजर्व में, मतलब वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 98.11 हेक्टेयर ओपन कास्ट कोल माइनिंग के लिए परमिट कर दिया। कोलफील्ड लिमिटेड को वो जमीन दे दी। अब क्या आप सोच सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ के अंदर अगर आप दे रहे हैं परमिशन तो कैसे काम चलेगा? इसका मतलब तो ये हुआ ना
कि हम कहीं पर भी सीरियस नहीं है। अभी 5000 हेक्टेयर राजाजी नेशनल पार्क का लैंड जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने के लिए हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, जो कि एलिफेंट रिजर्व है, वो दे दिया। वो तो भला हो कि हम लोग हाईकोर्ट गए और उस पर स्टे ले आए, लेकिन कब तक? बकर की मां कब तक खैर बनाएगी? अभी क्या हुआ कि 2021 में अभी जो कुंभ आने वाला है हरिद्वार में, 700 हेक्टेयर 700 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड दे दिया। किस लिए दिया? कि वहां पे जो तीर्थयात्री होंगे वो रुकेंगे। मैंने कहा कि कभी भी राजाजी नेशनल पार्क में आपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराया है क्या? क्या वाइल्ड लाइफ को इतने बताते हैं 1 करोड़ से ऊपर के आसपास फुटफॉल होगा? मेरे ख्याल से वाइल्ड लाइफ तो वहां से चला ही जाएगा। स्टैम्पीड कितने जो ट्रीज होंगे, जो हर्ब्स होंगे, आसाम में एक नेशनल पार्क है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें ऑयल और गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अनुमति दे दी। वो वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क है और वो कहते हैं कि नया टेक्निक है ईआरडी टेक्निक जिसे कहते हैं, एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग। मतलब कहीं और से वो ड्रिल कराएंगे और नेशनल पार्क के नीचे के जमीन को ड्रिल करके और उससे वो ले जाएंगे। ये भूल जाते हैं। अभी आग लग गई थी, आप सबों ने पेपर में पढ़ा होगा, और महीनों आग जलती रही वो, और उससे जो गैस का जो रिसाव हुआ और जो वेटलैंड उस पे था, उस वेटलैंड पे उसका असर हुआ और बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स मर गए। सर, हम दावत दे रहे हैं कोविड-19 जैसे बीमारियों। ये दावत, आज आपने देखा कि हमारी इकोनॉमी घटकर 23.9% पे चली गई थी। करीब गवर्नमेंट रिपोर्ट है 4 करोड़ के लोग, आसपास के लोग नौकरी से अलग हो गए, नौकरी खत्म हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट उस समय 27% चला गया था। हम ऐसे कितने प्रॉब्लम्स की दावत देंगे, कितने प्रॉब्लम्स को हम इनवाइट करेंगे? क्या लोग ये भूल जाते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ का एक अपना इम्पैक्ट है। और आप देख लीजिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होगा, हो भी रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन का जो लेवल है वो 19 के मई में तो 450 ppm था, अभी 9-10 के आसपास, 10-11 के आसपास हो। कार्बन डाइऑक्साइड का लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा है। अगर हम आज की तारीख में एमिशन जीरो भी कर दें तब भी हमारे अर्थ को वो 200 से 300 साल के आसपास तक वो गर्म करता रहेगा। क्या हमारे पास उतना समय है? मेरी आवाज आ रही है आशुतोष जी? मेरी आवाज आ रही है आशुतोष जी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर लखीराम रंगवाल जी ने इसको शायद स्क्रीन प्रेजेंट करना शुरू कर दिया है, उसको आप एक बार स्टॉप कर दें। डॉक्टर लखीराम रंगवाल जी, आप स्टॉप शेयरिंग कर दें। डॉक्टर लखीराम जी, आप सुन रहे हैं? मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी नहीं सर, एक बार ये, हाँ ओके जी, थैंक यू। हाँ जी जी सर, आप शुरू करें सर, प्लीज प्लीज सर। तो क्या हुआ कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एक रिपोर्ट हर बाइनरी रिपोर्ट करती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। बाकायदा प्राइम मिनिस्टर और या मंत्री जी दोनों मिलके या अकेले करते हैं। वो हमारे फॉरेस्ट के स्टेटस को बताता है।
मैं उसका विद्यार्थी हूं तो मैं पढ़ता हूं ज्यादा, बाकी लोग नहीं पढ़ते होंगे लेकिन मैं पढ़ता हूं। उसमें एक चीज, बड़ी अच्छी चीज बताई है जो कि हमारे और आपके इंटरेस्ट का होगा। उसमें वेटलैंड्स के बारे में थोड़ा सा बड़ा छुपते छुपाते बताया है कि 2005 से 15 के बीच में जो वेटलैंड है वो श्रिंकेज उसका था 1 लाख हेक्टेयर, स्लाइटली मोर देन 1 लाख हेक्टेयर के आसपास, और वो बढ़ के 2019 में 4 लाख से ज्यादा हो गया। मतलब 4 लाख हेक्टेयर अगर वेटलैंड श्रिंक कर रहा है तो आप सोच सकते हैं कि वाटर का स्टेटस हमारे फॉरेस्ट में, मैं उसकी बात कह रहा हूं कि जो विद इन द रिजर्व फॉरेस्ट, विद इन द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो वेटलैंड है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ग्राम समाज के वेटलैंड्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो बात नहीं कर रहा हूँ कि जो विलेज में वेटलैंड्स है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि शहर में वेटलैंड्स है, उसकी तो स्थिति अलग है। वो तो पूरे इंडिया 4.7% है। और 80, ये WI की रिपोर्ट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, कि 80% वेटलैंड इंडिया के खत्म हो गए, और इसका जो लॉस का रेट है वो रफली 2.5%, 2.7% के आसपास है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में वेटलैंड का श्रिंकेज है तो इसके 2-3 मतलब निकलते हैं। पहला तो मतलब ये निकल रहा है कि उसका पानी आपका समाप्त हो रहा है। दूसरा निकल रहा है कि एनक्रोचमेंट का कोई ना कोई एनक्रोचमेंट कर रहा है, तभी तो उसके एरिया पानी सुखा रहा है, जैसे भी कर रहा है वो अपने आवास को बना रहा है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से उसका रिजुविनेशन उस वेटलैंड्स का नहीं हो रहा है, या ट्री कवर हमारा समाप्त हो रहा है। मैंने एक और स्टडी किया कि जो ट्री कवर फॉरेस्ट में होता है वो हमारा जो ISFR रिपोर्ट बताता है कि मंत्री जी भी बता रहे थे अभी कि हमारा 0.6% पिछली बार से बढ़ गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो एरिया बढ़ रहे हैं जो प्लांटेड एरिया है, लेकिन जो एरिया हमारे जो नेटिव फॉरेस्ट है वो कम हो। तो अभी भी कुछ लोग हैं जो इस पे काम करते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एक बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, वो कुछ वकीलों का है, कुछ वेस्ट एक्टिविस्ट है फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ नेचर के लिए। इन लोगों ने अजीब एक एक बड़ी विचित्र रिपोर्ट दी। मेरे पास जो ज्ञान था मुझे लगा कि मैं अभी अधूरा हूं इस पे। उन्होंने ये बताया कि 2017 के जनवरी से 2017 के दिसंबर तक 27,000 स्क्वायर 27,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड वाज गिवन अवे फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस ऑफिशियली। एक फॉरेस्ट में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट होता है भट्ट साहब, वो 1980 में आया था, और वो एक्ट बड़ा स्ट्रिंजेंट एक्ट माना जाता है हमारे फॉरेस्ट्री में। वो आपको रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप फॉरेस्ट के लैंड को कहीं नहीं दे सकते बिना बिना भारत सरकार के अनुमति। लेकिन डॉक्टर साहब क्या हुआ कि अब भारत सरकार ही अनुमति देने लगी। तो इससे क्या इसका नतीजा आ रहा है कि पार्लियामेंट में फिर एक क्वेश्चन हुआ और उनसे पूछा गया कि पिछले 3 साल में कितने लैंड ट्रांसफर, फॉरेस्ट लैंड को ट्रांसफर किया। उन्होंने कहा कि 21,000 हेक्टेयर हमने किया, जो कि कोलकाता के करीब करीब बराबर है, मतलब 19 तक की बात होता है। हम फॉरेस्टर्स जो होते हैं बड़े तेज जीव होते हैं अपने। आई बिलीव आई हैव नो हेजिटेशन इन एक्सेप्टिंग दैट मोस्ट ऑफ अस आर spineless people, most of us are, I mean including बाबूस, IAS हो, IPS हो, या मेरी 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 जमात हो। हम कहीं पर भी ना कहना तो सीखा ही नहीं। अगर किसी पॉलिटिकल बॉसेस ने कह दिया तो हमने कहा कि बिल्कुल होगा सर, ये और होना है। तो इस रिपोर्ट ने हम सबों का, हमारी तो नींद उड़ा दी। और जानते हैं वो 10 स्टेट ऐसे हैं जहां पे 86% ऐसे लैंड ट्रांसफर हुए, और वो स्टेट वैसे हैं जहां पे मेदांता ग्रुप, अडानी ग्रुप या जिंदल ग्रुप काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश,
आंध्र प्रदेश, ऐसे स्टेट्स हैं जो कि और फॉरेस्ट के अंदर इन लोगों ने खोदना शुरू कर दिया। मुझे तकलीफ इस बात का नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात से जरूर है कि जब फॉरेस्ट लैंड हमारा जा रहा है, तो अगर आप आईपीसीसी की रिपोर्ट पढ़े तो उसमें लिखता है कि LULUCF लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री से जो चेंजेस हो रहे हैं 23% कार्बन डाइऑक्साइड का इट्स अ बिग चंक सर। और हम जितना भी एटमॉस्फेयर में हम आज की तारीख में हमारा है, जितना भी है, हम कुछ भी कर ले इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल नहीं सकते अनटिल अनलेस की कार्बन जैसे कि आइसलैंड ने किया है, उसके कार्बन का हम रिमूवल स्टोरेज कहीं करें, कार्बोनेट में फॉर्म करें, उसको कहीं समुद्र के नीचे पत्थर में पहाड़ों में डाल दें, तभी होगा। तो ये तो हमारा हुआ। अब आप वेस्टर्न घाट का सुनिए। घाट पे क्या, वेस्टर्न घाट रफली must have seen Western Ghat. Western Ghat runs along 1600 kilometers. It runs 1600 kilometers along the southern coast. और इस पे रफली जो स्टेट्स आते हैं वो तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात एंड केरला, ये स्टेट्स आते हैं। एंड 30% of the biodiversity is endemic to Western Ghat. It's very fragile ecosystem, sir. Very fragile. अब इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं। एक कोडगू जगह है जिसको कुर्ग भी कहते हैं, वेस्टर्न घाट के बीच। इस कोडगू की जो आबादी है वो 5 लाख के आसपास है, और इसकी जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, चूंकि ये थोड़ा सा हिली एरिया है, क्लाइमेट अच्छा है, वैसे भी कर्नाटका में बहुत सारे जगहों के क्लाइमेट्स बड़े अच्छे होते हैं, तो क्लाइमेट बहुत अच्छा है, तो लोगों ने यहाँ पे बसना शुरू किया। और 5% ऑफ द पॉपुलेशन इज मलयाली। Malayalis are by character, by nature, they are very aggressive businessmen, very aggressive. They don't like to leave anything to chance. And 43% of the trade share of coffee comes from Kodu. And कॉफी अगर आप पी रहे हो ना सर, तो 1 कप ऑफ कॉफी जो आप पीते हो वो 1 स्क्वायर इन फॉरेस्ट को समाप्त करता है। ये डेटा मेरा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इट्स सो बैड फॉर द हेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। तो इस कोडगू में 2005 में जो फॉरेस्ट कवर था, वो फॉरेस्ट कवर 80% था भटसा, और 2015 में जब इसका फॉरेस्ट कवर सैटेलाइट से देखा गया तो 80% से घट के 50% पे आ गया। अब इसमें क्या है कि मैंने बताया कि जो मलयालीज हैं, दे आर वेरी एग्रेसिव बिजनेसमैन, दे पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल बॉसेस। उन लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे 2 रेलवे लाइंस हमको लाने हैं, जो केरला से जोड़ेगा कर्नाटका को, कर्नाटका से फिर आगे जोड़ लेगा। और वो 2 जो रेलवे लाइन है उसको थालासेरी मैसूरू कहते हैं, पहला रेलवे लाइन, और दूसरा रेलवे लाइन बहुत सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पर काफी आप जैसे लोग, प्रबुद्ध लोग जो होते हैं, तो इस पे आंदोलन भी चलाने लगते हैं। आंदोलन भी चला, तो मुख्यमंत्री जी ने डिसाइड किया कि भाई आंदोलन चल रहा है तो एक बार चल के देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी आए, हेलीकॉप्टर से आए। आप सभी जानते होंगे, अवगत होंगे, और मुझे तो पता ही है, हर जिले में
पुलिस लाइन में एक हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए स्पेस बना होता है, हर पुलिस लाइन में होता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को था जहां पे रेलवे लाइन, वो रेलवे पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइन से वहां तक बाई रोड नहीं आ सकते। तो कलेक्टर साहब ने देखा कि यार इसमें तो 150 है, बोले ठीक है इसको काट दो, वो काट दिया। मैंने आरटीआई उसमें दाखिल किया, मैंने बहुत चीजों पे आरटीआई दाखिल किया, उसका कोई जवाब नहीं आया। तो जब ये दोनों लाइन बन जाएंगे, जो कि अप्रूव हो गया है, तो 5 लाख पेड़ कटने वाले हैं। अभी कटे नहीं है बट कट जाएंगे। और ये मानकर चलिए कि ये जो कोडगु जो डिस्ट्रिक्ट है, ये कैचमेंट एरिया बनता है कावेरी रिवर का, और 70% वाटर यहां से जाता है कावेरी। कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु में ऑलरेडी दिक्कत, पानी को लेकर, कावेरी को लेकर लड़ाई चलती है। अब जब ये पानी नहीं रहेगा तो जल ही जीवन है, पानी नहीं है तो जल नहीं है, जल नहीं है तो जीवन नहीं है। इसी बीच दूसरी घटना हो गई कि वहां पे एक हाई टेंशन वायर निकालने लग गए। जब निकाला उन्होंने तो 50,000 पेड़ काट दिए उसको, तो भाई 5,50,000 हो गए ना ये। क्योंकि पेड़ों के पास तो कोई जुबान होती नहीं, आप उनको काटते चले जाओ, कोई क्यों मना करेगा सर? क्योंकि वो 43% जो उनका कॉफी में जो ट्रेड शेयर है, उसको बढ़ा के वो 75 और 80% करना चाहते हैं। तो उसके लिए कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन के लिए अच्छे रोड की जरूरत पड़ेगी। अब चुनना हमारे और आपके बीच में ये है कि हमको कोविड-19 एक और चाहिए, या हमको हेल्दी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग सस्टेनेबिलिटी पे तो बात ही नहीं कर सकते। अब यही हाल दूसरे वेस्टर्न घाट के एक स्टेट और है, गोवा। गोवा में भी, गोवा में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है। एक भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और दूसरा मोलेम नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क में 235 ऐसे बर्ड स्पीशीज हैं जो कि और कहीं नहीं मिलते, और इसी तरह 721 प्लांट स्पीशीज है जो और कहीं नहीं मिलते। 43 फंगल स्पीशीज, फंजाई की स्पीशीज है जो कहीं नहीं मिलते। और यहां से भी वो वेस्टर्न घाट से भी रेलवे लाइन निकालना चाह रहे हैं, और निकालने के बाद गोवा का क्या होगा पता नहीं। यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2 रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आईपीसीसी की 219 की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बड़े साफ शब्दों में कहती है कि मैनकाइंड ने 75% लैंड को ऑल्टर कर दिया है। अब हमारे पास 25% ही बचता है। दूसरा ये कहता है कि 40% मेरीन इकोसिस्टम हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, और 50% इनलैंड वाटर वेज को हमने खत्म किया। नतीजा इसका यह होगा कि इसका इंपैक्ट सीधा हमारे क्लाइमेट चेंज पे आने वाला। दूसरी रिपोर्ट है एक बायोडाइवर्सिटी की रिपोर्ट, कह रहे थे इसलिए मैं उनको उस नेशनल बायोडाइवर्सिटी रिपोर्ट, वो भी 2018 या 19 में आई। वो रिपोर्ट ये कहती है कि 2009, 14 और 2018 के बीच में जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पीशीज थे, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। 2009 में 413 थे, 2014 में 646 थे, और 2018 में वो 683 थे। तो ये तो हमारी स्थिति है सर फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट बिल्कुल वी आर लूजिंग वेरी फास्ट।
and we are not going to contain it until unless we take some of the stringent measures. एक दूसरा और मैं बताऊं आपको सर, फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर से भी बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है, यानी वन ऑफ द मेनिस। लेकिन फॉरेस्ट फायर को अभी भी आईपीसीसी ने इसको कार्बन एमिटर के रूप में नहीं रिकॉग्नाइज किया था, अभी किया। और लास्ट 3 इयर्स में जो फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंसेस हैं वो मोर देन 3 टाइम्स बढ़ गए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज तो अपनी जगह है ही है, फॉरेस्ट फायर को हम लोग कंट्रोल करने में भी सफल नहीं हो पा रहे। और ये एस्टिमेटेड लॉस है कि फॉरेस्ट फायर पे आशुतोष जी हम लोग हर साल मोर देन 1100 करोड़ का नुकसान हमारे कंट्री को हो रहा है। और भट्ट साहब 1100 करोड़ रुपए का नुकसान करते हैं और पूरे कंट्री के बजटरी एलोकेशन इस सेक्टर में 50 करोड़ का है, और उसमें भी 24% अनस्पेंड है। मतलब लिटरली आपके पास अगर 25% इसको मान लें और 50 करोड़ में आपके पास 75% ही रहता है जो आप खर्च करते हैं। एक तो छोटा सा, उस पैसे को भी आप वापस किए दे रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। तो ये जो फॉरेस्ट फायर है, ये अगर आज हम नहीं रुके, और हमारे पास कोई स्टडी नहीं है सर, हम नहीं जानते कि फॉरेस्ट से इसका क्या लॉस हो रहा है, कितना बाकी हमारा खत्म हो जा रहा है और कहां पे हम पहुंच रहे हैं। जो इससे भी बड़ा एक नुकसानदेह चीज है वो फॉरेस्ट का इंक्रोचमेंट है। जो हमारे जैसे लोग, जो कद्दावर लोग हैं, वो फॉरेस्ट इंक्रोच, इसका रिपोर्ट है। जब एक बार मैंने पूछा भारत सरकार से तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास वी डोंट कीप एनी रिकॉर्ड्स, गो एंड आस्क द स्टेट गवर्नमेंट्स। देन आई स्पोक टू अ जेंटलमैन एंड आरटीआई वाज फाइल्ड, एंड आरटीआई में कहा गया कि 2% ऑफ द फॉरेस्ट लैंड इज अंडर इंक्रोचमेंट, और अभी करीब 13,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में जो फॉरेस्ट लैंड है वो इंक्रोच्ड है, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। जस्टिस अरुण मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट पे थे, उनके न्यायालय में मामला पहुंचा। जब भारत सरकार से पूछा गया कि इंक्रोचमेंट आप कब तक हटाओगे सर जी, तो बोला कि सर इंक्रोचमेंट हटा देंगे, पहले मालूम तो हो जाए कि इंक्रोचमेंट है कहां पे। देन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को एम्प्लॉय किया गया, क्योंकि उनके पास सैटेलाइट का एक्सेस है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर से जब मैंने बात की कि क्या सच है, आपने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि उन्हें 19 साल लगेंगे, ये फॉरेस्ट का इंक्रोचमेंट कहां कहां है, तब तक वो स्टेटस को चेंज हो जाएगा। आज आपके पास जो टर्म ऑफ रेफरेंस है कि आज की तारीख पे जो इंक्रोचमेंट है उसका मालूम करना है, वो तो मालूम कर लोगे आप, लेकिन तब तक कुछ और हो जाएगा ना। और हमारा जो रेट ऑफ इंक्रोचमेंट है वो मोर देन 40,000 पर हेक्टेयर पर एनम। तो सर हम कैसे बचा पाएंगे इसको? अब मैं, क्योंकि समय भी पूरा हो रहा है, तो मैं एक चीज और बताऊंगा। अभी मैं पढ़ रहा था, एक जय नारायणन का एक पब्लिकेशन है 2021 का। उन्होंने 16 डिफरेंट सेंटर्स पे रेनफॉल का किया, और उस रेनफॉल पे देखा तो जो चेरापूंजी था इज नो मोर द प्लेस जहां की सबसे ज्यादा रेनफॉल, और वो अब वो वहां से हटकर
सिंधराम एक जगह है, वहां चला गया। इसका मतलब ये है सर कि हम लोग के हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा और हम कहीं पर भी नहीं रह पाएंगे। क्लाइमेट चेंज में 2019 की एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उसने 5 स्टेट्स ऐसे चुने जिसको कि हॉटस्पॉट्स के रूप। वो 5 जो स्टेट्स हैं, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, यूपी है, महाराष्ट्र है। में पर्टिकुलरली विदर्भ वाला एरिया, और वो ये रिपोर्ट कहता है कि अगर क्लाइमेट चेंज इसी रफ्तार से होता रहा, बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो रहा, तो आशुतोष जी करीब इन स्टेट्स का जो जीडीपी है वो 2.8% कम हो जाएगा, वो करीब 9% वो कम हो जाएगा। प्रशांत जी हमारे रांची के सहयोगी है, रांची से हम दोनों बचपन के दिन बिताए। रांची का जो पॉपुलेशन है वो रफली 10.73 लाख का है और इसका जो ग्रोइंग रेट है वो 4.53% पर एनम है। और डॉक्टर भट्ट सर, मैं आपको बताऊं कि जिस एरिया में मैं रहता था, मैंने अपना बचपन गुजारा, मतलब पढ़ाई लिखाई करी और फिर नौकरी में आए, वो एरिया आज ड्राई हो गया है। 300 डेंसली पॉपुलेटेड सेंटर्स ऐसे हैं रांची में जहां पे अब पानी नहीं, पानी का जो आने वाला है वो ये है। और नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो कहता है कि 600 मिलियन इंडियंस आर फेसिंग acute water shortage in the country, and this is true. I'm also one of them. Even in Lucknow, I tell you, there are many places where we are running short of water. साउथ अफ्रीका की ड्राई डे हमको करना पड़े, and 70% of water is contaminated. This is what this is the Niti Aayog report that says, and 2 lakhs people die every year out of the contaminated water. And by the turn of 2030, roughly 500 million will have no access. Will have no access to water. This is a very serious threat to all of us. Before I finish, I like to tell you a very important report which has come up in 2019. A report published by Ministry of Earth Sciences in 2019. This is India-specific report, and that's why this has become very important. And the report says that the average Earth's surface temperature would increase by 4.4 degrees Celsius by the turn of this century. I don't agree at all. This will be ranging somewhere between 8 to 9 degrees Celsius. And this report further reveals that in the Himalayas, the temperature would go up by 5.2 or 5.3 degrees Celsius. The frequency of warm days and warm nights will increase by 55%, this report says. I was invited to Kanpur IIT for a talk. And the gentleman who talked before me was an IITian professor, and he was talking about one of the research projects which he had taken over in the last decade. The study was very simple. उन्होंने लखनऊ के आसपास करीब 9 डिस्ट्रिक्ट्स को चुन लिया और जिसपे उन्होंने टेम्परेचर राइज को मेजर किया। लखनऊ था, कानपुर देहात था, औरैया था, आदि 9 डिस्ट्रिक्ट्स थे, 9 डिस्ट्रिक्ट्स थे।
और इसमें उन्होंने ये कंक्लूड किया कि यहाँ पे जो टेम्परेचर राइज लास्ट 30 इयर्स में हुए हैं वो 1 डिग्री सेल्सियस 1.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि दूसरी रिपोर्ट कहती है कि 0.87 हमारा इंडिया का जो लास्ट 100 इयर्स में ग्लोबल टेम्परेचर राइज है। तो मेरे ख्याल से अगर हम लोग इस रिपोर्ट को देखें तो ये रिपोर्ट इज ऑलमोस्ट वेरी नियर टू द reality. This report further says that the total rainfall has decreased by 6% and the dry spell has increased by 27%. This is true. And I was just going through one of the issues. I mean, El Nino is now old issue. But when I was going through one of the publications very recently, which says that the ocean current has slowed down. अगर ओशन करंट स्लो हो जाएगा तो इसका सीधा का सीधा असर उन कंट्रीज पे होगा जहां पे मॉनसून आता है। एंड ये ओशन करंट्स इसलिए स्लो हुए हैं क्योंकि आर्कटिक रीजन से जो बड़े बड़े क्यूब्स आइस के हैं वो टूटकर इस पे आ रहा है। नाउ आई वुड लाइक टू फिनिश विथ वन मैकेंजी रिपोर्ट। मैकेंजी रिपोर्ट ने क्या किया कि वो 16 ऐसे कंट्रीज को एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लिया और उस पे सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट देखना चाहा कि क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या इंपैक्ट आएगा। और मैं आपको बताऊं कि रिपोर्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। द रिपोर्ट सेज दैट 600 million people will be impacted negatively because of the climate change. And by the turn of 2050, the total loss of all the 16 countries would be somewhere around $5 trillion. And the loss of GDP in India in particular would be 13%. And most of all, the working hours will be reduced for India and China. For India, the working hours will be reduced by 30% if the things go as that's going as on today. And my dear sir, हम लोग तो अभी इस टेम्परेचर राइज की बात कर रहे हैं। अगर वेटबॉल टेम्परेचर बढ़ा ना हमारा अभी 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास है तो ये तो मेडिकली प्रूवन फैक्ट है सर कि 37 डिग्री सेल्सियस जैसे होगा हमारा जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है दे विल सीज टू ऑपरेट, स्टॉप वर्किंग। सो सर, this is a scenario of forest and the climate change. We have come to a point of no return, and if we have to survive, we have to save forest. Forest is one area which has been relegated to the backseat and nobody talks about it. And it is only because I tag all the governments in power. They have never ever given any importance to the forestry, the sector which is allocated 0.87% of the total GDP for its budgetary allocation. You could well think कि क्या होगा। रिसर्च में तो 0.6% of GDP का दिया, रिसर्च भी हमारा खत्म होने वाला है। Thank you, sir. Thanks a lot for having given me an opportunity to speak to all of you to such a elite and such a auspicious gathering. So I'm really privileged to be with you, and I'm very, very happy that I could be able to say something. And I would like to give my sincerest thanks to Asmos ji, Dr. D.P. Bhatt, and Prashant ji in particular, because कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़ो, तो प्रशांत जी ने आज मुझे वो मौका दे दिया कि आप जैसे बात कर लूं तो हमारे तो गुरु हो ही गए, तो उनके मैं चरण वंदना करता हूँ।
थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। अगर मैं कुछ आप पूछना चाहें तो आई एम वेरी हैप्पी, अदरवाइज दिस इज व्हाट आई टू से। सर आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार। और डीपी भट्ट बात हो तो आप बताएं, या हम अपने हाँ, लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई पूछना चाहें, किसी को उत्सुकता हो आपके प्रश्न। अनुमति, हाँ अनुमति है तो हाँ बिल्कुल है ना। तो यदि किसी का कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना चाहें तो आप बताएं। हाँ हरीश जी नमस्ते, गुड इवनिंग। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है। हाँ हरीश जी की आवाज बिल्कुल आ नहीं पा रही है। डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर उमाशंकर, अभी आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। It was a very nice talk with lot of statistics and matter of fact information. One thing which has affected me when I was an international director was the foreign organisms, that is trees, seeds and other plantations occupying our forest. मिल पा रही है मुझे, थोड़ा सा आप इम्प्रूव करेंगे? आवाज नहीं मिल पा रही है मुझे आशुतोष जी। हरीश जी आपकी ऑडिबिलिटी क्लियर नहीं है। अगर आप अपना टेक्स्ट कर दें, व्हाट्सएप कर दें क्वेश्चन या टेक्स्ट कर दें तो You can just कंफर्टेबल। here just ask him what is the invasion of eucalyptus in our forest. Harish ji, we are not able to listen you clearly. If you can please text the question even on WhatsApp, I can do the favor on your behalf, sir. हरीश जी आप इस समय पर रश्मि मिश्रा मैम को व्हाट्सएप कर सकते हैं या अभी इसी मीटिंग में टेक्स्ट कर सकते हैं, और जो आपका क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल डॉक्टर उमाशंकर सर के पास हम भिजवाएंगे और उनसे जो भी उसका उत्तर होगा, जवाब होगा, वो आप तक पहुंचाया जाएगा। इनके अलावा यदि कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो यहाँ उपस्थित किसी भी व्यक्ति का। मेरा एक प्रश्न है आशुतोष जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं पहले पूछ लूं। जी जी जी, जी सर, आपसे तो आपका तो वैसे भी आप तो रूबरू वैसे भी होना ही है, लेकिन फिर भी आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न बिल्कुल सबके सामने आए। अगर आपकी और भट्ट साहब की अगर इजाजत है तो मैं भी इस ग्रुप को इसका मेंबर बनना चाहूंगा। ये बहुत ही अच्छा और एलिट ग्रुप है जिसमें मुझे सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो अगर आप अनुमति देंगे तो मैं बन सकता हूँ। सर हमारा सौभाग्य होगा सर। नहीं आप भट्ट साहब से आप इसके बारे में बात कर लें, और जैसा भी होगा अनुमोदन होगा, जैसा भी होगा भट्ट साहब इसके लिए अनुमति देंगे। भट्ट साहब यदि कुछ कहना चाहें आप तो। सर ये तो ऐसा हो गया ना, एक समय था जब हम मेंबरशिप मोबिलाइजेशन करते थे और आज स्थिति आ गई है कि हमने बंद कर दिया है बिल्कुल ही, या कोई कर नहीं पा रहा है। और आज जैसे मतलब प्रबुद्ध व्यक्ति यदि स्वेच्छा से कहते हैं कि हमारे साथ जुड़ना, ये तो इस पर ना का तो कोई स्कोप बनता ही नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से मेरा सौभाग्य होगा, ये मेरा सौभाग्य नहीं कहना। मैं तो हमारे लिए आप जैसे गुरुजनों से सीखना चाहता हूँ, बस ये हमारी लालसा है। और आपको देखकर आपका व्यक्तित्व, और आशुतोष जी, प्रशांत जी, ये लोग हैं जिनको तो मैं व्यक्तिगत बचपन से जानता हूँ, तो मुझे बड़ा मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके साथ जुड़कर कुछ काम कर सकूं इसमें। नहीं सर, ये हमारे लिए बड़ा खुशी का विषय है। थैंक यू वेरी मच। प्रशांत कुमार मिश्रा जी, यदि आपका कोई सवाल हो, आप प्रश्न पूछना चाह रहे थे। जी डॉक्टर साहब। सर आपका माइक ऑन करें सर। जी पूछिए। उमा जी को जस्ट कन्वे करना मैं चाह रहा था कि हरीश जी जानना चाह रहे थे कि एलियन स्पीशीज का फॉरेस्ट पर क्या असर हो रहा है। उनका सवाल हम सुन सके, इसलिए हम उनको कन्वे करना चाहते हैं। अच्छा, मैं बता रहा हूं। उन्होंने एक बात लिखी भी है यहाँ पर टेक्स्ट में। उन्होंने लिखा है यूकैलिप्टस ट्री इन्वेजन इन आवर फॉरेस्ट, ऐसा कुछ उनका मैसेज। सर मैं बता रहा हूं। जी। I love to.
मैंने काम किया है और मैं सौभाग्य मेरा था कि मैं उन जगहों पे काम किया जो कि हाई फॉरेस्ट था। तो मैं डॉक्टर हरीश साहब से, मैं अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप कन्वे कर सकते हैं। सर ऐसा है कि ये कभी कभी होता है ना कि अगले जनरेशन से गाली खाने के लिए हम लोग कुछ काम कर रहे हैं और हम लोगों ने कुछ गलतियां की है, बहुत बहुत भयंकर गलती की। फॉर एग्जाम्पल, साल फॉरेस्ट, साल जो सूर्य रोबस्टा होता है, ये एक इकोसिस्टम है, सीरियल स्टेजेस इसके है, और हमने साल में टीक को इंट्रोड्यूस किया और ये इंट्रोडक्शन करीब 80 साल पहले किया गया था, जिसका कि असर आज मुझे दिखाई पड़ रहा है। जो रोटेशन पीरियड होता है साल का और टीक का, तो साल का जो रोटेशन पीरियड होता है, रोटेशन तब कहते हैं जब साल आप काटने योग्य हो जाए, उसका एक्सप्लॉइटेशन आप कर सकते हैं, तो वो 120 इयर्स का था। और टीक का जो रोटेशन पीरियड है वो रफली 80 टू 100 इयर्स का होता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जब मेरी पोस्टिंग हुई और मैं जब उस फॉरेस्ट में गया, तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल उस साल के फॉरेस्ट का जो स्वभाव है, वो स्वभाव बिल्कुल बदला हुआ है। जो मॉइस्चर रिजीम होना चाहिए वो मॉइस्चर रिजीम नहीं। जो वहां पे पूरे फॉरेस्ट में तीन, एक टॉप कैनोपी, मिडिल कैनोपी, एक जो ग्राउंड कवर होता है, तो ग्राउंड कवर ऑलमोस्ट क्लियर था, साफ था। तो हमने, अब आपसे ईमानदारी वाली बात बताओ, कोई भी सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है। और मेरी इच्छा अभी भी है कि ऐसे एरियाज को मॉडल एरियाज के रूप में चुन लें, और जहां पे इकोलिप्टस हमने इंट्रोड्यूस किया है, जहां पे टीक हमने इंट्रोड्यूस किया है, उस इकोसिस्टम को हम, चाहे उसकी मिनरल रिसाइकलिंग हो, वाटर रिसाइकलिंग हो, उसके फ्लोरा फौना के ऊपर हो, वाइल्ड लाइफ के ऊपर हो, एक स्टडी करके हम किसी कॉन्क्रीट कंक्लूजन पे पहुंचे। लेकिन वो टोटालिटी में रिसर्च हुआ नहीं है, लेकिन उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, असर है, वो इकोसिस्टम पे विजिबल है, दिखाई पड़ता है। और रश्मि जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? सर आपने बहुत ही अच्छा डेटा शेयरिंग किया है। बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो आपने डेटा दिया पुणे के पास का, जहाँ पर आपने बताया कि माइक्रोफ्लोरास जहाँ पर मेंशन किया आपने, वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। सो थैंक यू मैम। आफ्टर द सेशन आई वुड डेफिनेटली लाइक टू कनेक्ट टू यू। ओ मैं थैंक यू मैम। माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ और प्रशांत भैया मेरे मेंटर भी हैं, एकेडमिक मेंटर अरे मेरे भी वो हैं। वो तो हमारे भी है, प्रशांत जी हमारे भी एकेडमिक। मैं इनसे जब बीएससी में बड़ा डरता था, ये बहुत ज्ञानी पुरुष थे, हम लोग वो हमेशा डांटते रहते थे कि ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, तो मैं एनफ डरता यार, रहता। एनफ उमा, एनफ यार। मैं सर आपसे इस सेशन के बाद भी कनेक्टेड रहना हाँ चाहूंगी मैम, मेरा अपने नंबर है, क्वेश्चंस के लिए। यस मैम, मेरा नंबर है। आई वुड लव टू बी विद यू so that I could be able to share something and do something थैंक यू सो मच सर। in थैंक in togetherness. We work on forestry and the forestry aspect and the climate change. I'll be lucky. My number is 94508. सर आई विल टेक इट सर, आई विल टेक इट फ्रॉम प्रशांत भैया। Okay, done. Thank you. थैंक यू सर। Ashutosh ji, can you hear me now? जी बिल्कुल बिल्कुल हरीश जी, हाँ जी, आपकी Yeah, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है जी। I just set the audio corrected. ओके, Now तो you are आपका audible, sir. प्रश्न हमने रखा था सर के सामने, यदि आप कुछ और कहना चाहते तो अवश्य कहें। Yeah, Dr. Umashankar, it was a very nice and lucid talk. Thank you, sir. Very straightforward, point blank. Yes. And in fact, we are doing some job here, especially in South India, where the college students were given awareness programs on forestry and all that, and encouraging the eco trekking and all that stuff. So Right, sir. I think this awareness can be taken, fast forward, and we can do something to the society, especially for the young generation to come. Right, sir. Yeah, that's the input. But I am impressed by your talk. Thank you, sir. I'm entirely in total agreement with you, and I would love to do anything with any one of you. And my passion is forestry, wildlife, and climate change.
Yeah, I have to do anything. as Rashmi Madam said, we should definitely be in touch under the guidance of Dr. Bhadji. We will do something. Yes, done, sir. Done. Yeah. Thank you, sir. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये व्याख्यान था, उस व्याख्यान में अवश्य ही हमें अपनी नीतियों के बारे में विचार करने पर सोचना होगा। और जो वास्तविक रूप में हमारी जितनी भी नीतियां हैं, वे केवल अनीति बन गई हैं, ऐसा लगता है। हम केवल और केवल विकास के एक ऐसे रास्ते की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं जहां पर वास्तविक रूप में विकास नहीं होगा, अपितु केवल प्रगति के नाम पर छलावा होगा। तो हमें उस छलावे से बचने का प्रयास करना होगा। और निश्चित रूप से आपके जो विचार हैं, आपके जो प्रयास हैं, वे हमें इस ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले होंगे। और हम निश्चित रूप से आपके साथ हैं, आपसे जुड़ना चाहेंगे और आपके साथ मिलकर के जो भी जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर सकें, वहां पर प्रयास करके वहां के व्यवस्थाओं को, वहां की जलवायु को, वहां के पर्यावरण को बेहतर बनाने की ओर प्रेरित होने का प्रयास करेंगे। अथर्ववेद का मंत्र कहता है कि यत्ते भूमि विखनामि क्षिप्रम तदपि रोहतु माते मर्म विमृतवारी माते हृदयम अर्पितम। अथर्ववेद में कहा गया है कि हम पृथ्वी के जिस भाग को खोदते हैं उसे शीघ्र फिर भरें। किसी भी अवस्था में पृथ्वी के हृदय और मर्म स्थलों को क्षति न पहुंचाए। निश्चित रूप से जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी भारतीय धर्म के दर्शन के आधार हैं, वे सभी हमें ये कहते हैं कि इस पर्यावरण की, इस पृथ्वी की, इस धरा की रक्षा करनी होगी। किंतु आज कौन है जो इन सिद्धांतों का पालन कर रहा है? स्वार्थ की अंधी दौड़ में हर किसी को खजाना चाहिए, चाहे उसकी कीमत संपूर्ण पर्यावरण के नाश से भी चुकानी पड़ जाए। आज हमारे ही अपराधों के कारण प्रकृति विकृति को प्राप्त हो रही है। शिव का रौद्र रूप अकाल, बाढ़, महामारी, भूकंप, सुनामी जैसे विकराल रूपों में प्राणियों के संहार के लिए आतुर खड़ा है। जीवन जीने के लिए किए जा रहे सभी प्रयत्न नाकाफी प्रतीत हो रहे हैं। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत कुछ शेष है इस प्रकृति के पास। हम भले ही पृथ्वी की अच्छी संतान नहीं बन पाए हैं, लेकिन उसका मातृत्व अभी भी हमें बचाए रखना चाहता है। लेकिन देखना है कब तक। यदि आज भी हम न जागे, आज भी हमने अपनी पृथ्वी के लिए कुछ न किया, तो वह पृथ्वी का मातृत्व भी हमें बहुत लंबे समय तक इस धरा पर रखने के लिए सक्षम नहीं बन पाएगा। हम नए ग्रहों की तलाश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ अपना छूटता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। तो हमें प्रयास करना है कि जिस पृथ्वी को हमें मां के रूप में अपनी छाह दी है, उस पृथ्वी पर रह करके उस धरा के लिए हम कुछ ना कुछ अवश्य कर पाए। आज के व्याख्यान में भी इन्हीं बातों को समेटने का प्रयास किया गया था। इस व्याख्यान के लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद, और औपचारिक धन्यवाद। और साथ ही आपने जो व्याख्यान दिया उसके सार कथन के लिए मैं आप ही के मित्र, जो कि संस्कृत सेवावृत्ति पुरस्कार से सम्मानित हुए, वेद निपुण उपाधि को जिन्होंने प्राप्त किया है, 42 वर्षों से शिक्षण एवं अनुसंधान से जुड़े होकर अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, जो SSMD अर्थात भारतीय विज्ञान आंदोलन, स्वदेशी विज्ञान आंदोलन के एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में कार्यरत हैं। पूर्व निदेशक रहे CND एवं IQAC, पूर्व विभागाध्यक्ष वनस्पति शास्त्र विनोबा भावे विश्वविद्यालय। डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा सर से अनुरोध करूंगा, आपके संयोजन और आपके समन्वय में ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, अतः आप सार कथन एवं धन्यवाद ज्ञापन और साथ ही राष्ट्रगान के द्वारा इस कार्यक्रम को पूर्णाहुति की ओर अग्रसर करें। डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्र जी। धन्यवाद आशुतोष जी। सबसे पहले तो मैं आप सबों से, विशेष तौर पर हुमा जी से और डॉक्टर भट्ट साहब से
क्षमा मांगना चाहूँगा कि प्रारंभ के कुछ मिनटों में मैं आपके साथ लगातार नहीं रह सका। नेट की कुदृष्टि मेरे ऊपर थी, पता नहीं क्यों, लेकिन खैर उसके बाद से फिर सब कुछ ठीक हो गया और बड़े चाव के साथ मैंने डॉक्टर उमाशंकर सिंह साहब का व्याख्यान सुना। धन्यवाद ज्ञापन के पहले मैं एक दो बातें कहना चाहूँगा। उससे तो बस एक ही बात लगता है कि हमारे पेड़ पौधे जो हैं वो बोल नहीं सकते हैं, चिल्ला नहीं सकते हैं, नारा नहीं लगा सकते हैं, रैली नहीं कर सकते हैं, और जिसका वो दंड भोग रहे हैं, हम उनके प्रति इतने निष्ठुर होते चले जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब उनकी ओर से हम लोगों को बोलना होगा, हम लोगों को चिल्लाना होगा और हम लोगों को नारा लगाना होगा। ये सिर्फ सम्मेलन और व्याख्यान में नहीं होगा, सड़क पर उतरना होगा। क्योंकि अगर आज हम सड़क पर नहीं उतरे तो कल आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। मैं अपने लिए बोले गए उमा जी के द्वारा कुछ अच्छे शब्दों को बड़े विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह भी कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी उसने उन्होंने कहा बस स्नेहवश कहा, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने साथी रहे हैं, साइकिल से साथ कॉलेज आना जाना किए हैं, एक बेंच पर बैठ के पढ़े हैं, ये सब उसी का प्रभाव है, वरना ऐसा मेरे में कुछ भी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उमाशंकर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस विज्ञान मंच में, और हमको लगता है कि आपके आने से हम लोग और ज्यादा सक्रिय होंगे और कुछ अच्छे कामों को अंजाम दे सकेंगे। मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा डॉक्टर भट्ट साहब का। हमको याद है कि हम उनके पास एक अनुमोदन के लिए व्हाट्सएप पर एक छोटा सा मैसेज किए थे, और शायद 15 मिनट लगा होगा या उससे कम में भी उनका अनुमोदन हमको मिल गया। तो ये अपने आप में हमको उत्साहित करने के लिए बहुत ज्यादा था, और पूरे इस प्रोग्राम को संचालित करने के लिए, इसके प्लानिंग करने के लिए जब जब हम उनको कुछ भी उनसे दिशा निर्देश चाहते थे या कुछ राय मशवरा चाहते थे, तुरंत हमको रिप्लाई आता था। ये एक बात, इस बात का ये संकेत है कि कितनी रुचि इनकी थी इस प्रोग्राम में और कितना सक्रियता के साथ वो इसमें भाग लेते हैं। तो डॉक्टर भट्ट साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी, आप तो मेरुदंड थे इस प्रोग्राम के। आपने जिस तरीके से इसको संचालित किया वो निश्चित तौर पर अविस्मरणीय रहेगा मेरे लिए। और मुझे शुरू में पता हुआ था कि शायद आज आप व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला, इस प्रोग्राम के लिए समय निकाला। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मेरा धन्यवाद एसएसएमडी के सारे पदाधिकारियों और सदस्यों के प्रति है कि जो सम्मिलित होके मेरा उत्साह वर्धन किए, और इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोग्राम को करने की ऊर्जा आज हमें आ गया। मैं अपने बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ऐसे तो वो मेरा कहा मानेंगे ही, लेकिन फिर भी मेरा भी कर्तव्य है कि हम उनको उत्साहित करें। जब कभी भी हम आपको कहें ऐसे प्रोग्राम को आप ज्वाइन कीजिए, आसान नहीं है ऐसे ऐसे मनीषियों को सुनना, ये बड़ी आसानी से नहीं मिलता है। ये अगर मौका हम आपको देते हैं तो इस मौके को झपट के आप लीजिए और सुनिए, देखिए कि अच्छे लोग कितने मेहनत से अपने जीवन शैली को, अपने काम को करते हैं और क्या उसका परिणाम आता है। तो एक बार सबको मैं तहे दिल से अपना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ, और साथ ही हम ये भी आह्वान करना चाहेंगे कि भविष्य में भी हम लोग इस तरह के व्याख्यान माला को करते रहेंगे और आपका साथ इसी तरीके से मिलता रहेगा। आशुतोष जी, आगे का कार्यक्रम। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कार्यक्रम को अंतिम चरण की ओर लेकर जाते हुए अब हम सभी राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चर जलधि तरंगा। तव तव शुभ शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे। राष्ट्रवंदन के समान इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमो नमः, शुभम भवतु, पुनः मिलामः। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का शुभ हो और हम शीघ्र ही आप सबसे फिर मुलाकात करते हैं, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।